तो मूवी शुरू होती है अंटार्कटिका को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। 3 साइंटिस्ट का ग्रुप वहाँ पर रिसर्च के लिए आया था। उनके पास कोई ट्रांसमीटर था जिससे वो किसी चीज के सिग्नल्स रीड कर रहे थे। अचानक से वो लोग देखते हैं कि सिग्नल्स बढ़ने लगे हैं। वो लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ से बर्फ नीचे गिरने लगती है और उस जगह में एक स्पेस बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी भी उसके अंदर चली जाती है। अब ये लोग बर्फ में फंस चुके थे और अपनी हेडलाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने स्पेसशिप है। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं और इनको बाद में ट्रैक करके रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये लोग यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे और ये लोग किसी दूसरे मुल्क से आए थे। इस रिसर्च सेंटर में दूसरे मुल्क के भी लोग थे जो कि यहाँ से और भी कई चीजें डिस्कवर कर रहे थे। अब ये तीनों साइंटिस्ट इस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि हमने स्पेसशिप देखी है। तो वो डॉक्टर इनसे कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, हम कुछ साइंटिस्ट और एक पैलेंटोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट वो होता है जो कि पास्ट लाइफ के रिमेन्स को स्टडी करे। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और एक लड़की केट को बुलाया जाता है जो कि पैलेंटोलॉजिस्ट थी और ये सब मिलकर अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें स्पेसशिप दिखाई दी थी। वहाँ पर इनको और भी लोग मिलते हैं और वो सब मिलकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो स्पेसशिप थी। वो उसके अंदर जाकर देखते हैं तो वो तो बहुत एडवांस थी और इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ऐसी स्पेसशिप हो सकती है। जब केट बाहर आती है तो उसे जमी हुई बर्फ के अंदर एक क्रिएचर दिखाई देती है जो कि काफी ह्यूज थी, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। हो सकता है कि वो भी कई साल पुरानी हो। केट वहाँ से रिसर्च सेंटर जाती है और वहाँ सबको बताती है इस क्रिएचर के बारे में। वो कहती है कि बर्फ में जिस जगह एक क्रिएचर है, हमें उस क्रिएचर को बर्फ के साथ ही अपने साथ लाना होगा और उसे यहाँ लाकर हम उस पर रिसर्च करेंगे। क्योंकि वो पैलेंटोलॉजिस्ट थी तो वो पता लगा सकती थी कि कितने साल पुरानी है और ये कैसी क्रिएचर है। अब अगले दिन कई ज्यादा लोग उस क्रिएचर को अपने साथ लेने आते हैं और फाइनली उसे बर्फ के साथ ही रिसर्च सेंटर में लेकर आया जाता है। वो वाकई में काफी ज्यादा ह्यूज थी। अब केट उसे देखने लगती है तो उस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इसका एक पार्ट चाहिए या मुझे इसका एक टिश्यू सेल दे दो, मैं इस पर खुद से भी रिसर्च करना चाहूंगा। तो केट कहती है कि नहीं, ये रिस्की हो सकता है अभी, क्योंकि ये क्रिएचर इस दुनिया की बिल्कुल नहीं है। कोई सी क्रिएचर भी नहीं है और कोई दूसरी क्रिएचर भी नहीं। ये किसी दूसरी दुनिया से आई है और हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। तो पहले मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो करने दें। तो वो डॉक्टर केट से बहुत बुरी तरह से बात करता है कि रिसर्च सेंटर मेरा है या तुम्हारा, तुम इसका क्यों कर रही हो। तो केट को ये बात काफी अजीब लगती है और वो कहती है कि वेल, अब मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से कोई ना कोई नुकसान जरूर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने उस क्रिएचर का एक टिश्यू सेल ले लिया था और अब उस पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाला था। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर में उस क्रिएचर की बर्फ पिघलने लगती है। जब रिसर्च सेंटर में से एक आदमी वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वो क्रिएचर काफी अजीब लग रही होती है और तभी वो क्रिएचर बर्फ को तोड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी ये बात सबको जाकर बताता है तो सारे लोग उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं, रिसर्च सेंटर के अंदर भी और बाहर भी। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका डॉग काफी जख्मी है और यहाँ पर उस क्रिएचर के अलावा तो कोई भी नहीं आ सकता। तो यानी ये क्रिएचर का ही काम था। तभी वो क्रिएचर वहाँ पे दोबारा से आ जाता है और वहाँ पर केट का एक दोस्त खड़ा होता है, यानी वही साइंटिस्ट जो उसके साथ आया था। वो क्रिएचर पहले तो अपना टेंटिकल उसकी बॉडी के अंदर घुसाता है और फिर उसे निगल लेता है, यानी स्वैलो कर लेता है और इसकी वजह से सामने खड़े साइंटिस्ट पर खून के कुछ कतरे गिर जाते हैं। उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है और वो बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुलाता है। सब कहते हैं कि ये क्रिएचर तो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो फायर गन से उसको शूट करके मार डालते हैं, जिससे वो क्रिएचर पूरी तरह से जल जाता है। रिसर्च सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसकी बॉडी की ऑटोप्सी करनी चाहिए, हम पता लगा के रहेंगे कि ये क्रिएचर कहाँ से आया और है क्या। अब केट ऑटोप्सी शुरू करती है। वो लोग जब क्रिएचर को काट रहे होते हैं तो उसके अंदर केट का दोस्त होता है। जाहिर है क्रिएचर ने उसे निगल तो लिया था, लेकिन उसके स्किन पे कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी स्किन तो और ज्यादा थिक हो रही थी, जैसे कोई नई स्किन उसकी बॉडी पर आ रही हो। क्रिएचर की बॉडी से केट को एक रॉड मिलता है तो सबसे कहती है कि ये किसी का है तो नहीं। तो वो सब बताते हैं कि जिस आदमी को क्रिएचर ने अपने अंदर निगला, ये रोड उसके फ्रैक्चर्ड हाथ में था। तो केट काफी हैरान होती है कि फिर उस क्रिएचर ने ये रोड कैसे उसकी बॉडी से निकाला। केट उस क्रिएचर के कुछ सेल्स लेके उसे माइक्रोस्कोप में देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये क्रिएचर तो डेड है, लेकिन केट के जिस दोस्त को उसने अपने अंदर निगला वो उसके सेल्स यूज कर रहा है और उसके सेल्स पर अपने सेल्स की कवरिंग दे रहा है, यानी उसके सेल्स को अपनी तरह बना रहा है। वो इस बात से काफी डर जाती है कि हो सकता है ये क्रिएचर उसके दोस्त की बॉडी को यूज कर रहा है और उसको जिंदा करके ये खुद पावरफुल होके वापस आ जाए। अब वो आदमी जिसके मुंह पर खून के कतरे गिरे थे उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है तो 3 और लोगों को उसके साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है। वो सब हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं।
उसी दौरान केट वॉशरूम जाती है तो उसे कुछ मेटल पीसेस मिलते हैं, वैसे मेटल पीसेस जो कि डेंटल सर्जरी में दांतों में यूज होते हैं। और साथ ही उसे बाथ टब में बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आने लगता है। वो सोचती है कि ये अजीबोगरीब क्रिएचर जिसके सेल्स को यूज करना चाहे तो उसकी बॉडी में कोई मेटल बर्दाश्त नहीं करता, यानी मेटल उसके प्रोसेस को रोक देता होगा। अब जो 4 लोग हॉस्पिटल जा रहे थे वो पहले वॉशरूम भी यूज करके गए थे, लेकिन केट को ये नहीं पता था कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है। वो समझ चुकी थी कि उनमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो बाकी 3 को मार डालेगा, तो वो जाकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने लगती है। लेकिन उसी दौरान ही उसमें से एक आदमी में म्यूटेशन होने लगती है। उसकी बॉडी दरमियान से कटने लगती है और कोई अजीबोगरीब क्रिएचर उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और जो उसके साथ बीमार साइंटिस्ट था उस पर अटैक करने लगती है। नीचे से केट भी उस हेलीकॉप्टर को रोक रही थी, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था। जाहिर है अंदर बैठे सब लोग डर रहे होंगे और कोई हेलीकॉप्टर चला नहीं पा रहा होगा। अब केट और बाकी सब लोग काफी सैड हो जाते हैं। अब केट काफी दुखी होकर दोबारा वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है वहाँ पर जो खून बिखरा हुआ था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी इन लोगों में से और भी कोई इन्फेक्टेड था जो कि इस बात को छुपाना चाह रहा था। केट बाहर जाती है और सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल करते हुए हम एक दूसरे को ब्लड सैंपल्स देते हैं और टेस्ट करते हैं कि असल में इन्फेक्टेड है कौन, और हम उसको किसी अलग जगह पर रखेंगे और उसे ठीक कर देंगे। वो सब कहने लगते हैं कि हमें इस जगह से बाहर जाना है। तो केट कहती है कि क्या हो गया है आप लोगों को, अगर हम बाहर गए तो बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और इस चीज पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे को ब्लड सैंपल्स दे रहे हैं और कुछ नहीं सुनना मुझे। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो एक लड़की केट के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कौन इन्फेक्टेड है। वो एक लड़की का नाम लेती है, लेकिन केट को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है और उसे उस पर शक होने लगता है। तभी उस लड़की की बॉडी खुलती है और उसमें से भी एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है, यानी वो लड़की झूठ बोल रही थी और वही असल में इन्फेक्टेड थी। केट खुद को डिफेंड कर रही होती है, लेकिन वो क्रिएचर और वो इन्फेक्टेड लड़की उस पर बार बार अटैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर केट का साथी आता है और फायर गन से उसे भी जला देता है। केट वहाँ से बाहर आती है और सबसे कहती है कि हमें ब्लड सैंपल्स दोबारा लेने होंगे। मुझे पता तो चल गया है कि वो इन्फेक्टेड लड़की कौन थी, लेकिन वो इन्फेक्शन कहीं हम में भी कहीं ना आ गया हो। अब उसी रात वहाँ पर 2 साइंटिस्ट आते हैं जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ये लग रहा था कि मारे गए हैं, लेकिन वो दोनों बेचारे किसी तरह से सरवाइव कर गए थे। उन्हें अलग जगह पर रखा जाता है कि कहीं वो भी ना इन्फेक्टेड हो। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ब्लड सैंपल्स रखे गए थे वो जगह जल जाती है, यानी ये उसी इंसान ने किया होगा जो कि इन्फेक्टेड होगा और ये नहीं चाहता होगा कि उसके रिजल्ट सामने आए। केट कहती है कि उसने गलत किया, मेरे पास और भी तरीका है पता लगाने का कि कौन इन्फेक्टेड है। वो टॉर्च लेके सबके मुंह चेक करने लगती है कि उनके दांतों में मेटल फिलिंग है कि नहीं, यानी जो इन्फेक्टेड नहीं होगा उसकी बॉडी में मेटल कहीं ना कहीं होगा। अब केट सबको चेक करने लगती है, लेकिन उनमें से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में या बॉडी में कहीं पे भी मेटल नहीं था। अब जो कोई इन्फेक्टेड था वो इन 4 में से ही था, क्योंकि क्रिएचर अपनी म्यूटेशन में किसी भी मेटल को एक्सेप्ट नहीं करता। अब केट कहती है कि उन 2 सर्वाइवर्स को भी यहाँ पर लाओ ताकि मैं उनकी डेंटल फिलिंग भी चेक कर लूं। उन सर्वाइवर्स में से एक का नाम सैम था। जब वो लोग उन सर्वाइवर्स को वहाँ से लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर नहीं होते, वो वहाँ से भाग चुके थे, यानी उन दोनों में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर था। लेकिन तभी उधर एक साइंटिस्ट उन दोनों को देख लेता है। अब उन दोनों सर्वाइवर्स में से सैम के साथ जो आदमी था वो साइंटिस्ट को शूट कर देता है। उन लोगों में काफी लड़ाई होने लगती है और उनके फायर्स लगने से उस जगह पर आग लग जाती है और एक आदमी उनमें से बेहोश हो जाता है। उस आदमी को ये लोग अपने साथ कहीं दूसरी जगह लेकर आ रहे होते हैं। उस बेहोश आदमी के हाथ बाकी 2 लोगों के कंधे पर थे, लेकिन अचानक से उस बेहोश आदमी का हाथ अलग हो जाता है और किसी क्रिएचर के हाथ में बदल जाता है और जो आदमी उसे लेकर जा रहा था वो उसके फेस पर अटैक कर देता है और वो बेचारा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी इन लोगों में से कोई एक इन्फेक्टेड नहीं था, बल्कि कई लोग इन्फेक्टेड थे जिनका इन लोगों को पता भी नहीं था। अब उस बेहोश आदमी की पूरी बॉडी ही क्रिएचर में बदल जाती है, उसके कई टेंटिकल्स निकल आते हैं और वो क्रिएचर उन 2 सर्वाइवर्स में से एक सर्वाइवर को जो कि सैम का साथी होता है उसको मार देती है और फिर वो बढ़ती है केट के साथी की तरफ और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मिला लेती है। केट काफी डर जाती है और वही फायर गन लाती है और उस क्रिएचर को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर काफी फास्ट हो चुका था और वहाँ से फौरन से भाग जाता है। फिर केट वापस आती है और जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको जला देती है, यानी जिन पर क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। इस रिसर्च सेंटर का डॉक्टर काफी डर जाता है और वो एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे ढूंढ लेती है और उस पर अटैक करके उसे भी मार डालती है। अब सिर्फ 2 लोग बाकी बचे थे, एक केट और एक सैम जो कि सर्वाइवर था। अब ये दोनों क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते ही उसे फायर गन से चलाने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत चालाक था, वो बाहर स्नो में आ जाता है।
लेकिन केट भी हार नहीं मानती और उसे चिल्लाती रहती है। सैम भी केट का साथ दे रहा होता है और फाइनली वो क्रिएचर हिलना बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था और कुछ पागल भी वो जगह जाने लगता है जहाँ पर स्पेसशिप थी। वो कहता है कि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई। अब केट और सैम उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर भी अजीब और गरीब क्रिएचर में बदलकर केट पर हमला करने लगता है और अब वो स्पेसशिप स्टार्ट कर चुका था। सैम और केट के पास लकीली एक बॉम्ब था। वो प्लान करती है कि हम इस स्पेसशिप को और इस डॉक्टर को उड़ा देंगे, लेकिन वो बॉम्ब उनके हाथ से गिर जाता है और जैसे ही केट उस बॉम्ब को पकड़ने भरती है तो वो क्रिएचर पीछे से आ जाता है और वो केट को पकड़ कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी केट वो बॉम्ब पकड़ लेती है और उसे एक्टिव करके यानी खोल के उस क्रिएचर के मुंह में फेंक देती है। फाइनली ये क्रिएचर मारा जाता है, इसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही साथ स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। केट बॉम्ब फेंकते ही वहाँ से भागने लगी थी और साथ सैम भी, दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी सैम काफी घबराए हुए अंदाज में कहता है, यानी डरा डरा कहता है कि फायर करना गाड़ी के पीछे ही रख दो क्योंकि अब तो हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। केट को उस पर शक होने लगता है और उसका फेस पूरी अच्छी तरह से देखती है। वो कहती है कि सैम, तुमने ये जो इयररिंग पहन रखा था ये तो पहले तुमने किसी और कान में पहना हुआ था। तो सैम कहता है, अरे नहीं, ये देखो मेरे इस कान में है ये। तो केट कहती है कि नहीं, पहले ये तुम्हारे दूसरे कान में था, यानी ये क्लिप वाला इयररिंग है और तुम जब चाहो इसे अपने साथ लगा सकते हो और चेंज कर सकते हो। यानी सैम ने वो मेटल इयररिंग अपने पास इसलिए रखा था ताकि केट को शक न हो, असल में उसकी बॉडी में कोई मेटल था ही नहीं। और सैम भी इन्फेक्टेड था, शुरू से ही इन्फेक्टेड था, लेकिन इसने ये बात केट से छुपाई कि कहीं ये भी मारा ना जाए और अगर अब ये दोनों गाड़ी में साथ चले जाते तो ये लोग वहाँ के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते। इसलिए केट दिल पे पत्थर रखकर उसे फायर गन से आग लगा देती है। सैम जल रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी से उसी क्रिएचर के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, यानी कंफर्म वो इन्फेक्टेड था। केट दूसरी गाड़ी पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिर्फ यही एक सर्वाइवर बची थी जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइज और चालाक थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर आता है चेक करने के लिए कि वहाँ कोई और सर्वाइवर तो नहीं। तो तभी हम देखते हैं कि जो आदमी हमें लग रहा था कि मर चुका है वो अभी भी जिंदा था, वो भी सर्वाइव कर चुका था और यहाँ इसलिए छुपा हुआ था कि कहीं वो क्रिएचर बाहर ही ना घूम रहा हो। जब उसे बाहर से आवाज आती है तो अपनी गन लेकर बाहर जाता है और हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स की तरफ पॉइंट कर लेता है। वो उनसे कहता है कि अपने मुंह खोलो और मुझे दिखाओ कि कहीं मेटल है तुम्हारे पास, यानी वो ये चेक कर रहा था कि कहीं ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि वो डॉग जो जख्मी हो चुका था और मर चुका था वो फौरन से उठकर भागने लगता है, यानी वो भी इन्फेक्टेड था और क्रिएचर ने उसे अपने साथ मिला लिया था, यानी वो डॉग अब इन्फेक्टेड था और एक क्रिएचर में बदल गया था। वहाँ बचा सर्वाइवर उस डॉग को शूट कर देता है और फाइनली अब यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड इंसान या कोई एनिमल नहीं था। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।